हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका शीर्षक है शासक और इतिवृत्त। पहले इसके बारे में ही जान लेते हैं कि ये इतिवृत्त किसे कहा गया है। जो शासक उस टाइम पे शासन कर रहे थे उनसे संबंधित इतिहास को ही इतिवृत्त कहा गया है, यानी कि उनके बारे में जानना, उन्होंने किस तरह से साम्राज्य किया, किस तरह से अपने शासन को चारों से चलाए, ये सब बातें उन्होंने कुछ लेखकों दरबारियों से लिखवाई हैं और लिखी गई ये चीज़ें ही इतिहास या इतिवृत्त कहलाई हैं। तो ऐसे मुगल दरबार के बारे में, और ये टाइम कौन सा है, लगभग 16वीं से 17वीं सदी के बीच में, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये मुगल जो शासक हैं अपने आप को क्या मानते थे, विशाल जनता पे शासन के लिए नियुक्त मानते थे कि एक बहुत बड़ी पब्लिक पे उन्होंने शासन करना है। ये इस तरह का अपना सर्व शासन मानते थे। और इस कड़ी में ही हम बात करेंगे कि ये जो मुगल शासक हैं कहाँ से आए हैं और उन्होंने किस तरह से भारत में अपने साम्राज्य का प्रसार किया है। ये सब बात करने से पहले हम आगे बात करेंगे कि ये मुगल कहाँ से आए हैं। तो ये मुगल जो शासक हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगोल से उत्पन्न एक शब्द है जो मुगल साम्राज्य की भव्यता का एहसास कि ये बहुत ही भव्य नामी शासक हुए हैं। तो इन्होंने अपने आप को तैमूरी कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये पिता की ओर से, पितृपक्ष की ओर से तैमूर के वंशज माने गए हैं, इसलिए ये तैमूरी कहलाए हैं। लेकिन जो बाबर है, पहला मुगल शासक जिसने भारत में अपना पैर रखा और यहाँ पे सत्ता स्थापित की, तो ये माता की ओर से कौन से चंगेज खान के संबंधी बताए गए हैं। और ये जो बाबर है वो तुर्की भाषा बोलता था। ठीक है, वैसे तो इनकी दरबारी भाषा थी फारसी, लेकिन ये कौन सी भाषा बोलता था? तुर्की। और इन्होंने क्या माना है बाबर ने कि मंगोल जो जाति है वो कैसी है, बर्बर गिरोह है। ठीक है, यानी कि जंगलों में छिपी हुई जाती है और बर्बरता इनमें कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि उनको जो नरसंहार हुआ था, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग निर्दोष मारे गए थे, तो ये उससे जुड़ी यादों के कारण इस जाति को क्या मानता है? बर्बर गिरोह मानता है। ठीक है, इनके साथ साथ इन्हें और क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन्हें कहा गया है तुर्क। तो ये जो चगताई तुर्क हैं वो क्यों कहलाए गए? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि चंगेज खान के बड़े पुत्र के वंशज हैं। 16वीं सदी में यूरोपियन ने इस परिवार को मुगल नाम दिया है, जो लगातार अब इसको इसी नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल लेंगे हम, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक का नायक मोगली, वो भी इसी से व्युत्पन्न हुआ शब्द है और इसी के कारण ही उसका नाम मोगली, मुगल जो शासक हैं उनसे, क्योंकि हम इस बारे में अभी भी हमने बात की है कि मंगोल जाति है वो एक बर्बर गिरोह है, तो मोगली को भी इसी से रिलेट किया गया है। मुगल शासक बाबर के बारे में बात करते हैं कि ये फरगना का एक शासक था। कहाँ का शासक था ये? फरगना का। ठीक है, और उसके प्रतिद्वंदी शासक के प्रतिद्वंदी कौन थे? उज़्बेगों ने इसे वहां से भगा दिया और यहाँ आकर 1526 ईस्वी में अपने राज्य की स्थापना की है भारत में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बाबर से पैदा होता है हुमायूं। ठीक है, और इसने शासन किया 1530 से 40 तक और 1555 से 56 तक। इसने अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया है, लेकिन शेरशाह सूरी से हार गया। तो ये हार कब हुई है? तो ये हार हुई है 1540 से और 1555 तक के बीच के ये जो 15 साल हैं, तो इन सब 15 सालों में शेरशाह सूरी शासन करने में सफल रहता है, लेकिन बाद में 1555 में सुर नेताओं को हराता है और 55 से 56 तक फिर ये अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हो पाता है। तो इस तरह से इसने अपने साम्राज्य की स्थापना फिर दोबारा से की। अब इसके बाद जो शासक हुआ है वो हुआ है अकबर।
और इसने कब से कब तक शासन किया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसने 1556 से 1605 ईस्वी तक हिंदू कुश और तक अपने राज्य का विस्तार किया है। 1605 से 27 के बीच में जहांगीर का शासनकाल और फिर इसके बाद शाहजहां का शासनकाल शुरू होता है 1628 से 58 के बीच में। और लास्ट आखिरी मुगल बादशाह वो माना गया है औरंगजेब। इसके बाद भी बादशाह हुए हैं, लेकिन वो क्या हुए? कमजोर हुए, तो उनको हम सफल शासक नहीं कह सकते। तो लास्ट का जो शासक रहा है वो कौन रहा है? औरंगजेब, मुगल बादशाह। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ये इतिवृत्त, इनकी रचना किसने की और क्यों की गई। तो इतिवृत्त जो है मुगल शासकों द्वारा तैयार किए गए, क्या है? मुगल शासकों द्वारा तैयार किए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन से संबंधित जुड़े हुए शोध हैं, साधन हैं मुगल साम्राज्य के बारे में जानने के। क्या है? मुगल साम्राज्य के बारे में या मुगल दरबार के बारे में जानने के साधन। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या रहा है? एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजन के लिए और उन लोगों का विरोध करें जो मुगल साम्राज्य के विरोध में खड़े थे, यानी कि मुगल के विरोध किया, तो उन्होंने इस उद्देश्य से इतिवृत्तों की रचना कराई कि जो भी विरोधी है उनको दबा दिया जाए। अब इन मुगल इतिवृत्तों के लेखक कौन कौन हैं? जैसे कि दरबारी होते थे। लेखन का केंद्र बिंदु मुख्यतः क्या हुआ है? शासक पर केंद्रित घटनाएं। जो भी शासक सत्ता में था वही अपने केंद्र से संबंधित घटनाओं को इन इतिवृत्तों में लिखवाता था। अब इसके अलावा शासक का परिवार, दरबार व विजात, युद्ध व प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये सारी की सारी घटनाएं इतिवृत्तों में दर्ज की जाती थी। अब ऐसे ही कुछ इतिवृत्त हैं, जैसे कि अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा संकेत करते हैं कि लेखकों की नजर में बादशाह का इतिहास और साम्राज्य व दरबार का इतिहास एक ही है। ठीक है, बादशाह का इतिहास मतलब जो भी बादशाह कहना चाह रहा है वो वाला इतिहास, और पूरे दरबार का इतिहास एक ही है। अब बात करते हैं कि तुर्की से फारसी की ओर मुगल शासक कैसे गए। जैसे कि हमने बात की है कि बाबर जो है वो कैसा था? तुर्क भाषा बोलने वाला था। तो ये तुर्क से फारसी की ओर कैसे गए? तो फारसी भाषा में मुगल इतिहास रखा गया है। तुर्की जो मातृभाषा है वो बाबर के संस्करण में, कविताएं तुर्की में। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबारी भाषा बनाया। इसका मुख्य कारण था कि ज्यादातर जो विद्वान थे वो फारसी भाषा के जानने वाले थे। ठीक है, ज्यादातर विद्वान क्या थे? फारसी भाषा जानने वाले थे, इसलिए उसने अकबर ने दरबारी भाषा फारसी को बनाया है। ईरानी व मध्य एशियाई प्रवासियों ने मुगल दरबार में पद पाने के लिए बादशाह को मनाया है। किस भाषा के लिए? इस फारसी भाषा को। ठीक है, अब उन लोगों की विशेषता दी गई है दरबार में जिनको फारसी पे अच्छी पकड़ थी। जहां पर फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी वहां मुख्यतः कौन सी भाषा रही होंगी? तो राजस्थानी, मराठी और तमिल भाषा वहां प्रयोग में लाई गई है। और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ जो हैं उनका भी फारसी में अनुवाद किया गया है। जैसे तो ये ग्रंथ आप सभी को पता है किस भाषा में है, ये इनकी भाषा रही है संस्कृत, लेकिन इन्होंने मुगलों ने अपने टाइम में इसका किस भाषा में अनुवाद करवाया है? फारसी में। महाभारत का अनुवाद करवाया है रजमनामा, जिसे कौन सी पुस्तक माना गया है? युद्ध की एक पुस्तक के नाम से इसका वर्णन किया गया है। अब ये पांडुलिपियां, इनकी रचना किस तरह से हुई? मुगल भारत की सभी रचना पांडुलिपियों के रूप में, मुख्य केंद्र इसका किताब खाना, यहाँ जहाँ पे किताबें रखी गई थी। एक ऐसा लिपिघर जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों को इकट्ठा करके रखा जाता था। पांडुलिपियों की रचना में शामिल लोग कौन कौन होते थे? तो ये कागज बनाने वाले, पन्ने तैयार करने वाले। सुलेखक कौन होते थे? पाठ की नकल की, जो पाठ लिखा हुआ था यूं की नकल उतारने वाले लोगों को सुलेखक कहा गया है। अब कोफ्तगार का काम क्या था? पृष्ठों को चमकाना, जो पेज तैयार किए गए थे उनको चमकाना, ताकि जो तैयार पेज हैं उनको पढ़ने के लिए लोग उत्सुक हों।
अब चित्रकार क्या करता था, पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे, जिल्द साज पन्नों को इकट्ठा करके उसे सजाते थे, यानी कि नई और तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु माना गया है, भौतिक संपदा भी माना गया है, सौंदर्य के कार्य के रूप में भी इसे जाना गया है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, सुलेख को चित्रकारों को क्या दिया गया है, मुगल दरबार में सामाजिक सम्मान दिया गया है। ये तो क्या हुए, इनको तो सामाजिक सम्मान, यश और मान मिला, ठीक है, यश व मान मिला। लेकिन जो बाकी जिल्द साज और अन्य जो कारीगर थे, अन्य कारीगर वो क्या रह गए, वो गुमनाम रह गए। क्यों? क्योंकि इनकी कोई वहाँ पे इनकी कला की कोई भी बादशाह या किसी भी शासक ने दिखावा नहीं किया। सिर्फ सामने कौन आए, सुलेखक और चित्रकार। अब अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी रही है, तो उनकी नस्तसिक लिपि रही है। ये उनकी पसंदीदा शैली थी। ये किस तरह की थी, लंबी, स्पष्ट व प्रभावी 5 से 10 मिलीमीटर नोक वाले सरकंडे से लिखी जाने वाली लिपि थी, ठीक है, जिसको हम जैसे कि पुराने टाइम में इनको हम कलम बोलते, ठीक है, कलम, और उससे ये लिपि लिखी जाती थी, कलम और स्याही से, ठीक है। अब रंगीन चित्र किस तरह से तैयार किए जाते थे, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का उल्लेख करते हुए चित्रों को भी उस टाइम पे बनाया गया है। तो ये चित्र क्या करता था, जो सुलेखक है आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे जो पेज यूज कर रही हूँ, इस टाइम इस तरफ भी खाली जगह है, उस तरफ भी, तो इस खाली जगह का प्रयोग किस लिए किया जाता था, चित्र बनाने के लिए। तो इसी तरह से सुलेखक भी ऐसा ही करते थे। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को क्या माना है, एक जादुई कला माना है, और जो निर्जीव में भी जान डाल देती है, और इसी को जादुई मानते हुए उन्होंने चित्रकारी को बहुत ज्यादा सम्मान दिया है और अध्ययन और मनोरंजन का साधन माना है, और इसके साथ साथ प्रोत्साहन भी दिया है, चित्रकारों के वेतन में वृद्धि भी करवाई है। इसी तरह का एक चित्रकार था वहीजाद, जिसकी तुलना उन्होंने यूरोपीय चित्रकारी के उत्कृष्ट कार्य से की है, और उस टाइम के शासकों ने भी वहीजाद को बहुत ज्यादा सम्मान दिया है। बादशाह, उसके दरबार और उसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों के चित्र को लेकर शासकों और उलेमाओं के बीच में लगातार क्या होता रहता था, वाद विवाद होता रहता था। तो इसी तरह से उलेमाओं ने कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद के जीवन के चित्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इनमें चित्रों को लेकर जैसे कि अभी विवाद की हमने कि विवाद चलता ही रहता था। क्यों? उन्हें ऐसा लगता था कि मनो कलाकार ने रचना की शक्ति की रचना जो ये चित्र बनाए हैं ना, चित्र बनाने की शक्ति भगवान की बजाय अपने हाथों में ले ली है, जबकि वो इसको किस काम का मानते थे, ईश्वर का काम मानते थे। इसलिए उलेमा चित्रकारों के खिलाफ थी। अब समय के साथ साथ शरिया की व्याख्या में बदलाव आया। शरिया मतलब मुस्लिम कानून। शरिया क्या है, एक मुस्लिम कानून को, मुस्लिम कानून या नियम को ही शरिया माना गया है। तो इसमें बदलाव आया। फिर विभिन्न प्रकार के इसकी व्याख्या की गई। सभी समूह की व्याख्या राजनीतिक व्यवस्था से मेल खाती थी। सभी लास्ट में कहाँ मिल जाते हैं, राजनीतिक यानी कि शासनाधीन, कि जो भी शासक होता था तो उस शासक के अधीन सभी कलाकारों ने ऐसी रचनाएं की है, ठीक है। अब जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, तो जिन शताब्दियों में किस चीज का निर्माण हो रहा था, साम्राज्य का निर्माण हो रहा था, एशियाई देशों में भी कलाकारों को नियुक्त किया गया, ठीक है। क्या हो रहा था, एशियाई देशों से कलाकारों को नियुक्त किया गया। ईरान का जो सफावी राजाएं हैं, उन्होंने किसको, वहीजाद जैसे कलाकार को, भारतीय कलाकार को संरक्षण दिया और सांस्कृतिक प्रसिद्धि लाने में वो सफल रहा। और सांस्कृतिक प्रसिद्धि किसकी, भारत की, ठीक है। अब इसी तरह के ईरानी कलाकार हैं, वो भी मुगल दरबार में आए, जिसमें मीर सैयद अली और अबू समद को हुमायूं के साथ दिल्ली तक आने के लिए कहा गया।
इसी तरह अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल लिखता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, परंतु मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है चित्रकार के पास खुदा को पहचानने का तरीका है, क्योंकि उसे यह महसूस होता है खुदा की रचना को जीवन नहीं दे सकता। इस वीडियो में हम इतना ही, बाकी की अगली वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।